हेलो गाइस, स्वागत है सोलर फार्मिंग की और एक न्यू वीडियो में। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे घर वालों को इसके बारे में पता चल गया और इस वजह से मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया गया था। जी हाँ, और मेरे वीडियो ना बनाने की वजह से और अपलोड ना करने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। आई नो, मुझे पता है आप लोग गुस्सा हो, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या कर सकते थे। और काफ़ी दिनों के बाद, रोने गिड़गिड़ाने के बाद, मम्मी से भीख मांगने के बाद, मैं सच बता रही हूँ, अब जाके मोबाइल मिला है मुझे परसों। और हाँ, मैंने एक रूम रेंट पर लिया है। मुझे पता नहीं इसका भाड़ा मैं दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। मैंने फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन कर दिया था, बस थोड़ा सा एडिटिंग बाकी था। और पापा को ये बात पता चल गई थी, इसलिए अब कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, मैंने रूम रेंट पर ले लिया और अब मैं डेली वीडियो डाल सकती हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कितना दिन वीडियो बना पाऊंगी। हार्ड में 1 महीने तक मैं कोशिश कर सकती हूँ। अगर उसके बाद मैं रेंट दे सकती हूँ तो हाँ, मैं डेली वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ मैं 1 महीने में कितना ज़्यादा आउटपुट दे सकती हूँ। और थैंक यू सो मच उन लोगों को जो मेरे ना होने के बावजूद भी मुझे मोटिवेशन किया। लेकिन अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो एंड हुआ था। सेजुन जब हैमस्टर को देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो थियो से पूछता है कि ये कौन है, जबकि थियो उसे बताता है कि इसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट हूँ, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेके आया हूँ। क्या मैंने सही काम किया? जबकि लोना सेजुन को ग्रेट ब्लैक ड्रैगन करके ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है कि वो मैजिशियन एसोसिएशन का चीफ है जिसका नाम लोना है। जबकि टावर मैनेजर सेजुन को बताती है कि लोना यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो टावर मैनेजर से बातचीत करके जो रेड लोटस के बारे में फैला हुआ है और इतना अफवाह फैल रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि रेड लोटस की वजह से 69 फ्लोर पर काफी ज्यादा हंगामा आजकल चल रहा है। और ऊपर से उसने कहा है कि वो एसोसिएशन चीफ है, इसका मतलब ये है कि वो टावर की सबसे बड़ी हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है। वैसे तो यहाँ पर इसलिए है ताकि सेजुन यानी कि टावर मैनेजर उससे क्या बातचीत करता है और इसके बारे में क्या राय देता है। अब जाके सेजुन को सारी बातें समझ में आती है। तब वो लोना से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकता। मैं अपने मेहमानों को अच्छे से मेहमान नवाजी करता हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर बैठ कर कुछ पीना चाहोगी? इसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन उसकी मेहमान नवाजी कर रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर थियो कैंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है किंग इतना छोटा कैसे हो गया? जबकि दूसरी तरफ से जो लोना से पूछता है कि लोना यहाँ पर क्या करने आई है। लोना उसे बताती है कि वो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन से कुछ मशवरा या बातचीत करना चाहती है। सेजुन से कहता है कि वो बातचीत रेड लोटस के बारे में जो कि 68 फ्लोर पर अब हमला करने वाली है। अब ये बात सुनकर लोना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही वो आगे बढ़ते हुए सेजुन से कहती है कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, अगर आपको इस बारे में पता है तो आपने इसके बारे में स्टेप क्यों नहीं लिया? जबकि सेजुन से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे इस बारे में ज्यादा खबर नहीं थी, बस उसे थोड़ा बहुत ही पता था। दूसरी तरफ यहाँ पर थियो और कैंग दोनों मिलकर खाने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। सेजुन से बताता है कि यहाँ पर गेस्ट आए हैं, तुम लोग थोड़ा सा बिहेव करो। अब ये सब देख के लोना को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। वो कहती है कि एटमोस्फियर बहुत ज्यादा आरामदायक है, इतना आराम से लोग कैसे बातचीत करते हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि ये ग्रेट ब्लैक ड्रैगन है कि नहीं, क्योंकि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के लोग कभी कभी चेयरमैन और कभी डैड बोल रहे हैं। यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है? ये सच में ग्रेट ब्लैक ड्रैगन है या फिर मुझे उल्लू बनाया जा रहा है? और ऊपर से इसके काले बाल और उसके चेहरा बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ पर इसको देख कर नहीं लगता है कि ये ग्रेट ब्लैक ड्रैगन है। ऊपर से इसके हाव भाव, इसके नाक मुंह देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में जो टावर के अंदर कुछ इंसानी प्रजाति घुस गए उसके जैसा ही लग रहा है। और ऊपर से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि इंसान जब यहाँ पर घुस जाते हैं तो थोड़ा बहुत टावर के जो मॉन्स्टर होते हैं वो थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, टावर के अंदर जितने सारे लिविंग क्रिएचर है वो ड्रैगन एनर्जी को अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावरफुल ऑरा है वो सिर्फ ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के आसपास ही ऑरा चमकता रहता है और ये भी इसके पास से ही चमक रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान है कौन। जबकि वो सीजन को दी हुई उसे टमाटो जूस को पीती है। जब वो टमाटो जूस को पीती है उसे काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होता है। वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये चीज क्या है। इसको पीने के बाद मेरी जो माना की ऊर्जा है वो काफी हद तक बढ़ गई है। मुझे नहीं पता कि ये लिक्विड कौन सी चीज है, ये काफी ज्यादा रेड और थिक टाइप की है। मुझे काफी ज्यादा टेस्टी और मुझे अपने अंदर एनर्जी महसूस हो रही है। ऊपर से काफी ज्यादा टेस्टी और स्वीट है। जब सेजू ने बात सुनता है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसे कहता है कि मैजिक चेरी टमाटर का बना हुआ जूस है जिसके अंदर हनी मिलाया गया है और इसको हनी बी और रेबिट ने मिलकर कुछ इंग्रेडिएंट से बनाया है। अब इसे जानकर लोना थोड़ा सा हैरान होती है। वो कहती है क्या वो मैजिक चेरी टमाटो को देख सकती है? इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डैड रेबिट थोड़ी देर बाद ही उसे मैजिक चेरी टमाटर दिखा देते हैं और डैड रेबिट को देख कर लोना उसे पूछती है क्या तुम रेड रिबन किंगडम से आए हो जो कि 50 फ्लोर पर था? डैड रेबिट कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा और वहाँ से हमें बचाकर ग्रेट ब्लैक ड्रैगन लेके आए हैं।
अब मैजिक चिली टमाटर देख के लोना काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि इससे पहले उसने कभी ऐसा चीज नहीं देखा, क्या इसके अलावा भी तुम्हारे पास और कुछ चीज है? जबकि सेजल से बताता है कि उनके पास सन पम्पकिन पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, एगलेटी, कॉर्न, सैतामा और वो भी बहुत सारी चीजें। और अभी हाल फिलहाल में वो लोग पेंटियास भी उगा रहे हैं। जबकि पूछती है कि पेंटस क्या है, जबकि थियो यहाँ पर कैंग को अपना चूरू दे रहा था, जिसे देखकर सेजुन से कहता है कि बहुत अच्छे, तुम अच्छे से अपने दोस्तों का ख्याल रखो। सेजुन को थियो पर प्राउड है। जबकि लोना आसपास का माहौल देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सारे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल रहे थे। लोना को जोर का झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या मिस कर रही थी। उसे तब तक ब्लैक ड्रैगन का एनर्जी महसूस नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन इन सब का रक्षा कर रहा था। वो यहाँ पर उन सब मॉन्स्टर को लेकर आया था जो कि उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और उनके लिए उसने अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर दिया और अब उसको देखभाल करते करते उसने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया कि उसकी पूरी शक्तियाँ ही खत्म हो गई। वैसे बता दूं, ये लोना को लग रहा था कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का जो शक्तियाँ है वो कमजोर हो चुकी है इनके देखभाल करते करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने आप से कहती है कि कितना ज्यादा स्टूपिड थी, तो इन सब चीजों को समझ नहीं पाई। जब सेजल लोना के पास आता है, उसे पूछता है कि रेड लोटस के बारे में जो तुम प्रॉब्लम बता रही थी उसका क्या हुआ। जबकि हम देखते हैं कि लोना उससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरे जैसे छोटे प्राणी ने ग्रेट ब्लैक ड्रैगन की कृपा को नहीं समझा, मुझे माफ कर देना। और वो घुटनों के बल गिर के सेजन को सामने माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, उसे ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। सेजन को यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी वो उसके सामने ग्रीन अनियन को रख देता है, जिसे देख कर लोना हैरान हो जाती है। सेजन उसे ग्रीन अनियन को दिखाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये चीजें तुम्हारे ऊपर काम आएगी। लोना जब उस ग्रीन अनियन को देखती है तब उसे मालूम पड़ता है ये तो टफ ब्लेड ग्रीन अनियन है। जबकि यहाँ पर एक कहानी बताया जाता है कि बहुत साल पहले एक भेड़ियों को झुंड हुआ करता था और वो अपने एक धारदार चाकू रखते थे, जिस चाकू से वो लोग शिकार किया करते थे। पहले वो लोग बर्फीली इलाके में जाकर उस चाकू को एक उल्टी दिशा में गाड़ देते थे और वहाँ पर बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती थी, जिस वजह से वो लोग देख नहीं पाते थे और वहाँ पर कुछ खून की बूंदें गिरा दी जाती थी। और जब वो खून की बूंदें उनको नाक तक पहुँचती थी तब वो लोग जाके उस चाकू को चाटते थे, जिस वजह से उनकी जीभ फिर से कट के उसका उनका ही खून उनके उस चाकू में गिर जाता था और इसी वजह से बार बार अपनी खून बार बार चाट रहे थे, जिस वजह से अब वो लोग शिकार करना धीरे धीरे भूल जा रहे थे और इसी वजह से वो लोग लुप्ति के कगार पर आ गए थे। और अब सेजन बताता है कि इसी वजह से वो लोग जब देख नहीं पाते थे उस चाकू को, तो इस वजह से बार बार खो के आके फिर से वो अपना एक खूनों से चाकू के ऊपर गिराते थे और उसको चाटते थे और इसी तरह ये मामला चलता रहा और इसी करके वो लोग मर गए। अब सेजन ये बातें सबको बता रहा था कि उसने किसी बुक में ये सब चीजें पढ़ी थी और वो एल्का को खास करके मना करता है कि किसी भी इस तरह के ब्लेड को दोबारा से लीक करने ना जाए। सेजन उसे इनफ खाना देगा और फीस भी देगा ताकि वो इस तरह से बेवकूफ़ी भरा काम ना करे। एल्का थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और कहता है कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करने वाला, उसे पता है कि उसे क्या करना होता है। अब यहाँ पर लोना इस बात को ठीक तरीके से समझाती है। वो कहती है कि ये बहुत अच्छा स्टोरी है। वो बताती है कि वो लोग ग्रीन अनियन और ब्लड आयरन ग्रीन अनियन के अंदर अंतर नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो लोग उसको खाने के लिए इधर आएंगे, क्योंकि पहले से रेड लोटस ने ग्रीन अनियन का स्वाद चखा है, उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा है, इसलिए वो बहुत सारे ढेर के झुंड में फिर से ग्रीन अनियन को खाने के लिए और उसे कुतरने के लिए दौड़ते भागते फिर से ग्रीन अनियन को खत्म करने के लिए आएंगे। लेकिन इस बार ग्रीन अनियन की जगह इस बार आयरन ग्रीन अनियन होगा और जैसे वो लोग झपट्टा मारेंगे ग्रीन अनियन के ऊपर, वो लोग दो टुकड़े में हिस्सा हो जाएंगे और इस तरीके से वो लोग आसानी से खत्म हो सकते हैं। और ऊपर से लोना उन्हें बता दी है कि लाल टिड्डियों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो अपने से कमजोरों के ऊपर बहुत जल्दी हमला करते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ हमारे प्लान के मुताबिक तो हम लोग वाइपआउट को बहुत ही आसानी से सुरक्षा कर सकते हैं। और इस बात से लोना काफी ज्यादा खुश होती है और सेजुन को काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती है और उसे ये भी बताती है कि सेजुन की मदद के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता। सेजुन ने अपने सोच विचार से एक बहुत अच्छा हथियार को तैयार कर लिया है जिसे रेड लोटस आसानी से मारे जा सकते हैं। अब सेजुन अपने मन ही मन सोच रहा था कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया और क्या मेरा हथियार काम भी करेगा। जबकि वो लोना से कहता है कि वो अपनी बात पर श्योर नहीं है, क्योंकि उसे कुछ टाइम ही हुआ है बस इस ब्लेड को इस्तेमाल करते हुए। वो अपनी थ्योरी पर ज्यादातर बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वो बिलीव कैसे करेगा। इसलिए उसे नीचे रोपते समय उसे गिरना पड़ेगा कि उसके पास कितना ज्यादा ग्रीन अनियन ब्लेड है। अब वह सुनकर लोना उसे कहती है कि तब तो इस बारे में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोना के पास कुछ अभी रेड लोटस है जिसे वो टेस्ट कर सकता है कि जो ब्लेड अनियन है वो काम करता है कि नहीं करता।
जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोना अपने मैजिकल पावर से एक पोर्टल बनाती है छोटा सा। उस छोटे से पोर्टल में अपना हाथ जैसे ही डालती है उसके अंदर से बहुत सारे रेड लोटस बाहर आने लगते हैं। अब सब लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेजुन कहता है इसे रेड लोटस कहते हैं। उन्हीं पर लोना कहती है कि हाँ, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के लिए कैप्चर कर रखा था। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैंने इसको कैप्चर कर रखा था, अब ये मेरे काम आएगा। वैसे ब्लैक ड्रैगन, आप इनके साथ क्या करना चाहोगे? तब सेजुन से कहता है कि तुम रुको थोड़ी सी, मैं इसका देखता हूँ मैं इसे क्या करता हूँ। जबकि थोड़ी देर बाद ही हमें देखने को मिलता है कि सेजुन ने उस ग्रीन अनियन ब्लेड को मिट्टी में दबा दिया होता है और अब वो लोना से कहता है कि उन लोटस को छोड़ दो ताकि वो लोटस इसके ऊपर आके हमला करे। लोना ठीक वैसा ही करती है, उस रेड लोटस को छोड़ देती है और रेड लोटस जैसे ही उस ग्रीन अनियन को देखते हैं वो सीधा उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोटस साधारण से ग्रीन अनियन के ऊपर झपट्टा मार के उसे कुतर के खाने लगते हैं, लेकिन जैसे उन्हें एक चमकता धमकता ग्रीन ब्लेड अनियन दिखता है वो तुरंत ही उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए दौड़ लगाते हैं। लेकिन जैसे उस ग्रीन अनियन के ऊपर झपट्टा मारने जाते हैं, उस ग्रीन ब्लेड अनियन की वजह से वो लोग दो टुकड़े में आसानी से विभाजित हो जाते हैं और उनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी सेजुन को एक नोटिफिकेशन दिखता है जिसे उसे बताया जाता है कि सेजुन ने एक न्यू अचीवमेंट को अनलॉक कर दिया है जो कि एक फेट का अचीवमेंट होता है। उसने जिस अचीवमेंट को कंप्लीट किया उसकी वजह से उसको एक न्यू जॉब स्किल मिल गई है और उसको EXP पॉइंट भी बढ़ जाता है काफी हद तक। और सिस्टम उसे ये भी बताता है कि अगर सेजू ने रेड लोटस को उसके क्रॉप के ऊपर से पकड़ा तो उसे फार्मा अचीवमेंट मिलेगा और अगर सेजुन ऐसा करता है तो सेजुन का EXP पॉइंट भी काफी हद तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये देख के सेजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ह्यूमन एरिया को जहाँ पर किम डोंग सिक को मास्टर कुछ कह रहा था कि किम डोंग सिक अपने डिसिप्लिन को अच्छी तरीके से निभा रहा है। मास्टर ने जितना सोचा था किम डोंग सिक ने उससे कई ज्यादा 38 फ्लोर को आगे क्लियर कर दिया है। किम डोंग सिक वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है। किम डोंग सिक मास्टर को थैंक यू कहता है उसको शाबाशी देने के लिए। मास्टर डोंगसिक पूछता है कि मुझे लगता है कि डोंगसिक ने बहुत जल्दी 38 फ्लोर को क्लियर कर दिया है और क्लियर करते के साथ में उसने मास्टर को विजिट किया। इसका मतलब ये है कि डोंगसिक के पास कुछ ऐसा खबर है जो कि वो मास्टर को देना चाहता है। डोंगसिक भी अपने सर झुका के हाँ बोलता है और वो मास्टर से कहता है कि आप थोड़ी देर रुको, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। जबकि वो मास्टर के सामने उसी सन पंपकिन पोटैटो को रख देता है और कहता है कि सारे लोग हीरो का इंतजार कर रहे हैं, मास्टर आप इसे ले लो। और फिर से टावर पर चलते हैं हम लोग। अब इसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर भी इसे देख के खुश हो जाता है और यहीं पर 65 का एंड होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लिजरमैन मिलकर उन लाल टिट्टियों को मार रहे थे, लेकिन ये लाल टिट्टियां इतना ज्यादा होती है तादाद में कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि अगर ये लाल टिट्टियां वाइपर तक पहुंच जाएगी तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। वैसे भी ये लोग 67 फ्लोर तक तो वैसे ही पहुंच गए हैं। तब यहाँ पर ये पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पर लोना आती है। अब लोना को देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लोना नहीं यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही लोना अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है, एक बहुत बड़ा धमाका करती है जिस वजह से इस धमाके में बहुत सारी लाल टिट्टियों खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर लोना अपने साथ बहुत सारी ग्रीन अनियन भी लेके आई थी। वो अपने पास से बहुत सारे ग्रीन अनियन उन लिजरमैन को देती है और कहती है कि व्हाइट पोर्ट के आसपास और जितने सारे कैंप है उसके सारे फ्रंट में इस अनियन को लगा दो। ये काम तुम लोग बहुत जल्दी करो वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लिजरमैन मिलके उस सारे अनियन को अपने आसपास एरिया में लगाने लगते हैं। अब जब लाल टिट्टियां इनको नजर आती है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन अनियन आ चुकी है तो वो लोग अपने सारे झुंड में मिलकर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे वो लोग ग्रीन अनियन के ऊपर हमला करते हैं उनके दो टुकड़े हो जाते हैं और इस वजह से वो लोग खत्म हो जाते हैं। अब ये देख के सारे लिजरमैन हैरान होते हैं और लोना ने इनसे पूछते हैं कि ये चीज क्या है और ये तुमने कहाँ से लाया है। जिस बात पर लोना उन्हें बताती है कि वो इस अनियन को ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के पास से लेके आई है। अब ये सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के पास से अनियन कैसे लेके आ सकती है। अब लोना सबको बताती है कि तुम्हें लाल टिट्टियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ग्रीन अनियन लो और उस अनियन से हम लाल टिट्टियों को एकदम में खत्म कर सकते हैं। इतने सारे लिजरमैन और जादूगर यहाँ पर है, वो सारी मेरी बातें ध्यान से सुने। इन टिड्डियों को हराने के लिए हमें एकजुट मिलकर काम करना पड़ेगा, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस अनियन के साथ मिलकर इन टिड्डियों को हरा सकते हैं। इसके बाद वो लोग ब्लैक होल क्रिएट करके उन लाल टिड्डियों को खत्म करने लगते हैं एक एक करके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सेजन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे सिस्टम की मदद से पता चलता है कि जितने से वो टिड्डियों को मारेगा उसे EXP पॉइंट मिलेगा अचीवमेंट के तौर पर और उसके ग्रीन अनियन जो ब्लेड है उसके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और वो केंग को देखते हुए कहता है कि अब केंग अपना काम खुद कर लेगा। जबकि हम केंग को देखते हैं जो कि उस आयरन ब्लेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वो तोड़ देता था वो सेजुन को बताता है कि उसने इसे बहुत आसानी से तोड़ दिया। सेजुन उसे थैंक यू बोलता है और कहता है उसे कि वो बहुत ज्यादा हैरान था कि इस ग्रीन अनियन को कैसे लगाएगा क्योंकि ये टूट नहीं रहा था।
क्योंकि ग्रीन टफ ब्लेड बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन तब मुझे तुम्हारी याद आई। मुझे पता था कि केंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये कर लेगा आराम से। अब इस बात से केंग भी खुश होता है और सेजुन उसे खाने के लिए हनी भी देता है। अब सेजुन सोच रहा था कि कुछ दिन पहले उसने लोना के साथ एक डील किया था। वो रेड लोटस को डिफेंड करने के लिए टफ ब्लेड ग्रीन अनियन देगा, जिससे वो लोग काम आसानी से कर सकते थे। सेजुन ने इस ग्रीन अनियन को लोना को इसलिए दिया था ताकि टावर को किसी वजह से प्रोटेक्ट किया जाए। टावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टावर के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं जिनका पास कोई जगह नहीं है और जाने के लिए। अब यहाँ पर लोना सेजुन की इस काइंडनेस के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी और वो सेजुन से कहती है कि वो इस बात को कभी नहीं भूलेगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इस ग्रीन अनियन को अच्छे से देखभाल नहीं की गई और इसकी निगरानी में नहीं रखी गई तो यहाँ पर इसके दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और उसे बिलीव है कि थियो अगर इस चीज को बेचने के लिए बाहर लेके जाए तो इसे बहुत ज्यादा उसे मुनाफा हो सकता है। एक वंडरिंग मर्चेंट के हिसाब से उसे बहुत ज्यादा फीडबैक मिलेगा, जिससे वो बहुत ज्यादा जल्दी फेमस हो सकता है। अब ये बात सुनकर थियो को भी अच्छा लगता है और उसे थैंक यू कहता है कि इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। सेजुन भी इन लोगों की बात यहाँ पर मान जाता है क्योंकि यहाँ पर ना मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। अब यहाँ पर लोना उनको आइडिया दे दी है कि वो लोग आईपोर्ट के आसपास ही बस एक डिफेंस लाइन बनाएंगे ताकि वो लोग अपनी लाइन क्रॉस ना करें और वो लोग तादाद में ना बढ़े। यहाँ पर लोना उन सबको ये भी बताती है कि मैजिशियन और बाकी सारे लोगों को जब वो गाइड करेगी तब यहाँ पर 99 फ्लोर पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि वो थियो का ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और उसी मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा थियो के नाम से वो फिर से वापिस आए और उसके द्वारा इधर से उधर घूमे। और मर्चेंट एसोसिएशन का कार्ड होने के नाते उससे कोई भी नहीं रोकेगा। अब यहाँ पर ये सारी बातें सेजुन सोच रहा था जब वो लोग टीटीओ को हमला करने से पहले तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता हमें सेजुन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि केंग ने उस टीटीओ को खा लिया था। अब इस बात से सेजुन काफी ज्यादा घबरा जाता है और केंग को मुंह खोल के उसको मुंह से वो सारी चीजें बाहर निकालने लगता है और कहता है कि तुम कैसे खा सकते हो, तुमने तो सारा खा लिया, अब तुम्हारे पेट में क्या होगा। तभी यहाँ पर वुल्फ बोलता है। सिल्वर उल्फ सेजुन से कहता है क्या वो भी लाल टिट्टी को खा सकता है। इसे सुनकर सेजुन थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है क्या लाल टिट्टी को तुम्हें खाना है, लेकिन क्यों। अब यहाँ पर सिल्वर उल्फ सेजुन से कहता है कि ये जो लाल टिट्टी है वो देखने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है और अगर सेजुन का वो अपने साथ ग्रीन अनियन को भी ले जाना चाहेगा अपने फ्लोर पर ताकि वहाँ पर खाने की कोई कमी ना हो। अब सेजुन भी ये बात मान जाता है और उसके लिए भी यहाँ पर काफी सारे ब्लेड ग्रीन अनियन भी रख देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर अपने साथ बहुत बड़ा बैग कैरी करके उसके अंदर रेड लोटस और कुछ ग्रीन अनियन को भी ले जाता है और सेजुन से कहता है कि तुम जल्दी वापस आ जाना क्योंकि रेड लोटस यहाँ पर भी हमला कर सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीजरमैन को, जो कि रेड लोटस को मार के उन्हें खाने के लिए बचा के रख रहे थे और वो रेड लोटस खाने के रूप में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो गई क्योंकि उन्हें खाने के लिए कोई जूझना नहीं पड़ेगा और उन्हें खाने के लिए बहुत सारे खाना मिल चुके हैं, उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो अब जो लीजरमैन है इनको अब हैंडल नहीं कर सकते और इतना सारा रेड लोटस हो चुकी है कि रेड लोटस खुद को ही मरे हुए अपने साथी को खा रही है। इसलिए अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि जितने सारे रेड लोटस सब खत्म हो चुके हैं वो सिल्वर उल्फ के विलेज में सारे ट्रांसपोर्ट कर देंगे ताकि उनको खाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ये सारी खत्म भी हो जाए। ये सारी चीजें वो लोग 99 फ्लोर पर भी रख देंगे ताकि ये फूड के रूप में यूज होती रहे। अब यहाँ पर लगभग लगभग लाल टिट्टियाँ खत्म हो चुकी है और सिल्वर और उनके फैमिली को भी खाने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब 85 फ्लोर बहुत ज़्यादा बंजर हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ चुका है और इसको अब इस्तेमाल करने के लिए इसे भी अब अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन अब सेजुन अपने मन में सोच कर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो अब सिल्वर वुल्फ को भी और उनकी फैमिली को भी अपना काम मिल गया है और उनका भी अपना जो राज्य है वो थोड़ा सा बड़ा करने का मौका मिला है और ऊपर से जो ग्रीन अनियन है उसका भी प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है अब। जिसका बाद सीन शिफ्ट होता रहा हमें थियो को और सेजुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर थियो सेजुन का पंखा कर रहा था लेकिन सेजुन उसे डांट तो ये बताता है कि तुम अच्छे से पंखा नहीं कर रही हो, क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर ताकत नहीं है। अब थियो थोड़ा सा हताश होते हुए सेजुन से कहता है कि उसके जो हाथ है बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, वो बार बार सेल कर थियो नहीं रह सकता बन के। अब सेजुन उसे डांट लगाते हुए कहता है कि अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ स्टार्ट हुआ और तुम थक गए, ये तुम्हारा सजा है कि तुमने उस सन पम्पकिन पोटैटो को तुम ले जाकर बेच आए। अब देखा जाए तो ये सजा भी बहुत कम है क्योंकि तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया था। तुम्हें पता है अगर सन स्वीट पम्पकिन पोटैटो अगर एक बार बिक जाए उसके हमने डबल तरीके से उगाया भी नहीं था। अच्छा ये हुआ था कि उसके जड़ें हमारे पास थी जिस वजह से हम लोग नए से उसका तना उगा सकते थे और फिर से हम लोग फसल लगा सकते थे, वरना हमने एक बहुत बेहतरीन फसल को खो दिया था, वो भी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नादानी की वजह से, और तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत थक गए। यहाँ पर थियो उसे कहता है ये तो मेरी गलती थी, मुझे ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए था और मैं पहले अब करूँगा भी नहीं, मैं सारी चीज़ें संभाल के देखूंगा।
लेकिन तभी वो सेजू को कहता है कि मुझे लगता है कि उसका रियल लाइफ बचा हुआ है क्योंकि उसने उस सन पम्पकिन पोटैटो को डोंगसिक को बेचा था। तो क्या पता डोंगसिक के पास अभी भी वो चीज़ हो। डोंगसिक एक काइंड हंटर है जो कि सारी चीज़ों को सीक्रेट रखता है। मुझे लगता है कि वो डोंगसिक पास होना चाहिए। जिसके बाद वो अपना तारीफ थोड़ा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि डोंगसिक बेकार इंसान हो सकता है क्योंकि डोंगसिक एक बहुत अच्छा इंसान है और अगर वो स्वीट सन पम्पकिन पोटैटो डोंगसिक के पास आ भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्या पता कि डोंगसिक को उस सन पम्पकिन पोटैटो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि डोंगसिक एक बहुत अच्छा इंसान है तो वो इस चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैंने कोई भी यहाँ पर गलत काम नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। सेजन थियो की बात सुनकर और ज्यादा चिढ़ जाता है और थियो को फिर से पनिशमेंट देता है कि 30 मिनट और ज्यादा तुम्हें पंखा करना पड़ेगा मुझे क्योंकि तुम्हारी सजा है। थियो सेजन की बात सुनकर काफी ज्यादा रोने लगता है और पंखा करते हुए सेजन से कहता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है और सेजन को इस तरीके से थियो को सजा नहीं देना चाहिए था। लेकिन सेजन से कहता है कि उसका शोल्डर भी दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, तो तुम एक काम करो, मेरा शोल्डर को भी अच्छे से दबा दो। तभी थियो अपने पंखे को फेंकते हुए सेजुन से कहता है कि उसके पास एक मैसेज है जो कि वो सेजुन को देना चाहता है। सेजुन कहता है अच्छा सच में, चलो बताओ वो चीज़ क्या है। इसके बाद वो सेजुन को कंधे को दबाते हुए कहता है कि सेजुन मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी ट्रबल में पड़ने वाले हो, तुम बिना बात के बीमार मत पड़ना, मतलब बीमार पड़ना ही मत। क्योंकि सेजुन अपने मन में ही सोच रहा था कि वो थियो को थोड़ा और टीज करे या ना करे। जबकि यहाँ पर उसे सिस्टम की ओर से और एक न्यू मैसेज आता है कि सेजुन को और एक रिक्वायरमेंट 1 EXP पॉइंट मिला है। अब सेजुन को लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से रेड लोटस का अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो लोग फिर से मारे गए उसके हथियार से और उसे EXP पॉइंट मिल रहा है। तो इधर बाद इस सिस्टम उसे बताता है कि उसने लेवल अप कर लिया, उसने 1000 क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जिस वजह से उसका जो लेवल रिवॉर्ड था वो 21 हो चुका है और 50 टावर कॉइन भी उसे मिल चुके हैं। अब ये देख के सेजुन बहुत जोर से चिल्ला उठता है जिस वजह से थियो भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसने जितना सारा हार्वेस्टिंग किया है उसकी मदद से उसे लेवल अप हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। सेजुन कहता है कि ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो बहुत आसानी से सारी डिफिकल्टी को पार करके वो अपना लेवल अप कर सकता है और उसका माना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए जल्दी से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हार्वेस्ट करेगा। तब जाकर थियो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और सेजुन से कहता है कि तुम कर क्या रही हो, तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें एक मैसेज देने वाला था। तब सेजुन चुपचाप हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तब जाकर थियो उसके गाल को पकड़ के कहता है कि तुम्हारे फेस में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे फेस को भी चेंज करना पड़ेगा, देखो तुम्हारे फेस कितना डल दिख रहा है, मुझे तुम्हारे फेस को भी एक मसाज देना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने पंजे से सेजुन को जोर जोर से दबाने लगता है और उसको मसाज देने लगता है और कहता है कि ये मसाज तुम्हारे बहुत काम आएगा, तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देखो तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा डल हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कैंग की मॉम को दिखाया जा रहा है जो कि कुछ मॉन्स्टर पेड़ों को खत्म कर रही थी जो कि गलत एरिया में आ चुके थे। इसके बाद वो कुछ गिने चुने पेड़ को ख़त्म करने के बाद वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने घर वापस जाऊँ क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखा था। इसके बाद वो थोड़ी सी अपनी गैंग को चिंता करती है कि उसने कुछ अच्छे से खाया होगा कि नहीं खाया होगा और डिनर में क्या पका होगा, लेकिन उस पेड़ को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है जो कि एक मॉन्स्टर ट्री होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलिन को जहाँ पर कुछ स्पाइसी से खा रही होती है जिसकी वजह से उसके मुंह में काफी ज्यादा पानी आ रहा था। वैसे तो बेचारी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा काम कर रही थी, इस वजह से उसे खाने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब जाकर जब उसे कुछ खाने को मिल रहा था थोड़ा सा तीखा भी, इसे काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था, इसलिए वो सेजुन को थैंक यू कहती है। सेजुन के जान को काफी अच्छा लगता है कि एलिन को खाना पसंद आया, इसलिए वो एलिन से कहता है कि अगली बार वो डिजर्ट के साथ कुछ स्वीट पोटैटो भी देगा ताकि वो कुछ खा सके। जिसके बाद उसे और एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका और EXP पॉइंट बढ़ चुका है क्योंकि इस बार लगता है कि वाइप पॉइंट में बहुत सारे टिड्डियों को मारा गया था। अब ये देख के वो सोच रहा था कि लाल टिड्डी इतने तादाद में है कितनी, क्योंकि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एलिन जब नोटिफिकेशन देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि जो लाल टिड्डी है उसकी तादाद धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगी है, लेकिन कुछ हद तक इसका तादाद कम भी हुआ है क्योंकि सेजुन ने जो मदद की थी उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी संख्या कम हो चुकी है जो कि बहुत ज्यादा राहत की बात थी। अब सेजुन के जान के काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि जो लाल टिड्डी है उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और वो प्रॉमिस करता है कि उसे जितना बन पाए उतना काम करेगा और इनको खत्म करने में कोशिश करेगा। और वो होप करता है कि जो 67 फ्लोर पर टिड्डियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है उसको खत्म कर पाए। अब एलिन अपनी स्क्रीन को देखते हुए कहती है कि भले वो अपनी रूप से कोई भी मदद ना कर पाए, लेकिन इन लाल टिड्डियों को खत्म करने में जो ग्रीन अनियन ने अपना मुख्य भूमिका निभाया है वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। अब वो सेजुन को बता दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूँ, लेकिन तुमने जो किया वो
वो वाकई में काबिले तारीफ है क्योंकि रेड लोटस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और कुछ दिनों में खत्म ही हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें एक कुछ पुरस्कार दिया जाएगा ताकि तुम इसके काबिल हो। बस कुछ देर और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगी क्योंकि रेड लोटस सच में खत्म हो जाएगी और ये 67 जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से रेड लोटस फ्री मुक्त हो जाएगा। वही बात सुनकर सेजन को थोड़ा सा हैरानी होती है। वो कहता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इन इंसेक्ट को खत्म करने के बाद। वैसे वो हैरान लग रहा था और वो एलियन से पूछता है कि वो किस तरीके का रिवॉर्ड उसे मिलेगा और उसे क्या क्विस्ट करना पड़ेगा। इसलिए एलियन उसे कहती है कि वो उसे अभी नहीं बता सकती, वो तब उसे बताए कि जब रिवॉर्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सेजन वो उसे ज्यादा नहीं पूछता। जिसके बाद वो अपने गाजर की जो खेती कर रहा था वो उस गाजर को निकालने लगता है। इसके बाद सेजुन ने कैरेट एगेल्टी निकाला, एक न्यू वैरायटी का कैरेट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका जो सेल्फ ड्राइव होती है वो 130 दिन का होता है और ग्रेड सी का भी होता है। अब ग्रेड सी का कैरेट देख के सेजुन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बाकी रेबिट को भी उन्हें खाने के लिए देता है क्योंकि उन्होंने बाकी में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। जब सेजुन गाजर को खा रहा था तब यहाँ पर थियो आता है और स्ट्राइटली वो सीधे चला जा रहा था। तब सेजुन से पूछता है कि थियो यहाँ पर सीधे कैसे जा रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है। थियो उसे बताता है कि वो नीचे की ओर जा रहा है। तब सेजन थियो से पूछता है क्या थियो 88 फ्लोर पर जा रहा है एल्का से मिलने के लिए। तब थियो सेजन को कहता है कि हाँ बिल्कुल उससे मिलने जा रहा है क्योंकि 67 फ्लोर पर जो फूड पैकेजिंग हो रही थी 38 फ्लोर के लिए वो सारे जो रेड लोटस है वो पैकेज हो चुके थे। तब वो उसका प्लान है कि 67 फ्लोर हो के वो 38 फ्लोर तक जाए। अब सेजन उसे टीज करते हुए बताता है कि इस बार जरा सा ध्यान रखना क्योंकि अगली बार की तरह इस बार भी तुमने गलत को ही फ्रूट लेके मत चले जाना बेचने के लिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब इस बात से थियो चिढ़ जाता है और सेजन को ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा, हर बार ये कि जैसे गलती नहीं होती। तभी यहाँ पर ग्रे रेबिट आता है और सेजन से कहता है तुम्हारा जो हाउस बन रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसे देखकर सेजन और बाकी के रेबिट और लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और किचन बाकी में बहुत ज्यादा खूबसूरत बना था और एक घर घर जैसा लग रहा था। सेजन कहता है कितने छोटे छोटे रैबिट इतने अच्छे घर कैसे बना सकते थे। यहाँ पर कैंग कहता है डैडी घर तो बहुत ज्यादा गर्म है, यानी कि बाहर के मुताबिक अंदर काफी ज्यादा गर्म है। तब सेजन उस घर के फ्लोर पर लेटते हुए कहता है कि इसको हीट फ्लोर कहते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे तब तुम यहाँ पर आके आराम कर सकते हो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा आराम मिलेगी और तुम थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन तभी सेजू उनसे कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था कि मुझे किस तरीके का घर चाहिए था और ना ही मैंने तुम्हें इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। फिर तुमने इस तरीके का घर कैसे बना लिया जो कि इंसान सचमुच के ऐसे घर में रहते हैं। तब यहाँ पर ग्रे रेबिट उसे बताती है कि कुछ मर्चेंट हैं जो कि इसी तरह के घर में रहते हैं और इसी तरह के घर में और वैसे ही वो लोग इसे घर में रहते हैं। तो जब इनके बारे में उन लोगों को पता चला तो उनके पास से इन लोगों ने ये सब चीज़ें सीख ली थी और जब वो लोग सीखने जाते थे तो पहले से वो कमीशन थोड़ा सा ले लेते थे, इसलिए ऐसा घर बनाने में उनका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था और आसानी से वो लोग सीख भी गए थे। तब सेजुन कहता है कि ऐसा लगता है कि जो टावर में लोग रहते हैं वो कढ़ाई और फर्श का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं। तभी दूसरी तरफ कैंग और थियो एक जगह पर थे और उन्होंने कुछ देखा, इसलिए कैंग सेजुन को बुलाता है कि डैडी यहाँ पर कुछ तो चीजें हैं, आओ यहाँ पर देखते हैं। जब सेजन थी और बाकी के लोग वहाँ पर जाते तब उन्हें देखने को मिलता है कि कटाना रेबिट और ग्रे रेबिट मिलके आपस में गुलू गुलू कर रहे थे। ये देख के सब लोग जोर से चिल्लाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कटाना रेबिट उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को नॉक करके आना चाहिए था, तुम लोग ऐसे कैसे आ सकते हो। सेजन वहाँ से भागते हुए कैंग को लेके भागता है, उसकी आंखें बंद कर लेता है। बाहर आकर वो लोग सब हाँप रहे थे और कैंग उसे पूछता है कि डैड आपने मेरी आंखें क्यों बंद की थी। अब सेजन बेचारे देख के रोने लगता है और कहता है ये तो मेरा हाउस था, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ कैंग की मॉम यहाँ पर आ चुकी थी। सेजन से देख के कहता है कि कैंग की मॉम आज इतना लेट कैसे हो गई और सेजन को लगता है कि आजकल कैंग की मॉम कुछ ज़्यादा ही पेट्रोलिंग कर रही है जंगल के अंदर, क्या ये ज़्यादा नहीं हो रहा। तब कैंग की मॉम एक लकड़ी को उठाते हुए कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब इस छोटी सी एरिया में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा था इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा बिजी थी, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो अपने पास से एक लकड़ी को फेंकती है जो कि वो जंगल से उठा के लाई थी और कहती है कि ये थोड़ा सा यूजफुल लग रहा था इसलिए मैं इसको उठा के लेके आई, देखो तुम लोग इसको क्या काम में लगा सकते हो। अब सेजन उस लकड़ी को देखने लगता है और कहता है कि ये देखने में तो काफी ज्यादा पुराना लगता है, लेकिन इसको क्या काम में लगाया जाए। तब थियो कैंग की मोम से कहता है कि कैंग की मोम अगर फिर से जंगल में जाए तो थियो को भी साथ लेके जाए क्योंकि उस थियो भी उस जंगल के अंदर जाना चाहता है। तब कैंग की मोम थियो से कहती है कि हाँ वो बिल्कुल थियो के साथ जा सकती है क्योंकि उसे अकेले भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसी बात पर उसे कंपनी भी मिल जाएगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पर ग्रे रेबिट सेजन से कहता है कि ये जो लकड़ी है इसकी क्वालिटी काफी हद तक अच्छा है।
तब सेजुन ग्रे रेबिट से कहता है, लेकिन इस ओल्ड लकड़ी से वो लोग क्या बना सकते हैं? क्या इस ओल्ड लकड़ी से कुछ फर्नीचर वगैरह बन सकता है? तब ग्रे रेबिट अपने पास से वुड कटर निकाल के कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको टुकड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब सेजुन से कहता है, ठीक है, तब आसपास के मैं चीज़ों को जुगाड़ करता हूँ ताकि ये जल्दी से काम निपटा जाए। तब किंग भी उसे कहता है कि ठीक है, तब मेरे लिए भी एक अच्छा सा अलग सा बेड बना देना। अब जब ग्रे रेबिट उसको काटने जा रहा था, तभी वो उसके गड्ढे से, जो पेड़ के अंदर गड्ढा था, उसके अंदर से एक रेड कलर की रोशनी बाहर आती, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इससे पहले क्यों कुछ सोच पाता, उस पेड़ के अंदर से एक बहुत बड़े तना आकर ग्रे रेबिट को जकड़ लेती है, जिससे ग्रे रेबिट सांस भी नहीं ले पा रहा था। और देखते ही देखते वो पेड़ जिंदा और उसके हाथ पैर भी बाहर आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे हाथ पैर। अब सेजुन अपने पास से अपना धारदार नाइफ निकाल लेता है और यहाँ पर किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब किंग के इस जोरदार हमले से वो पेड़ का जो तना था वो ग्रे रेबिट को छोड़ देता है, लेकिन अब उसे पकड़ लेता है। लेकिन किंग यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को दिखाते हुए उस पेड़ को, एक एक तने को अपने दांतों से नोच नोच के फेंकने लगता है और उस पेड़ को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रहा था। ऊपर से सेजुन ये सब देख के एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। वो अपने हाथ में नाइफ तो लेता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। अभी यहाँ पर एलियन का नोटिफिकेशन आता है। वो सेजुन से पूछती है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड यहाँ पर कर क्या रहा है। सेजुन से कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि अचानक से पेड़ खड़ा हो गया और ये मॉन्स्टर बन गया। अब यहाँ पर सेजुन यहाँ पर क्या करे जो इसे पेड़ को एलिमिनेट कर सके। टावर मैनेजर अपनी बुक गाइड्स में देखने लगती है कि इसे कॉर्पोरेट एंड को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और बहुत देर ढूंढने के बाद वो सेजुन के पास एक नोटिफिकेशन भेजती है और यहाँ पर सेजुन को बताती है कि पेड़ के अंदर एक छोटा सा तना होगा, उसके अंदर एक छोटा सा फ्रूट लगा होगा। अगर सेजुन किसी तरह से उस फ्रूट को ख़त्म कर दे तो ये पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा। तब सेजुन की बात समझ में आ जाती है। ऊपर से किंग उस पेड़ के साथ लड़ाई कर रहा था अपने बिग ग्रुप में। तब सेजुन से कहता है कि किंग तुम बहुत जल्दी छोटे बन जाओ। अब किंग ये बात सुनकर फटाफट से छोटा हो जाता है और उस पेड़ के जंजाल से मुक्त हो जाता है। तब सेजुन अपना नाइफ लेके रेडी हो जाता है और जोरदार से हमला करते हुए उस पेड़ के पास जाने लगता है। और वो बहुत हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाके उसके जो गड्ढा होता है जिसमें से रेड कलर की आइस बाहर निकल रही थी, वहाँ पर जाकर वो अपने चाकू को जोर से मार देता है, जिस वजह से उस पेड़ के अंदर जो फ्रूट था उसके अंदर चाकू चला जाता है, जिस वजह से वो पेड़ यहाँ पर डिफेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेजुन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जगह पर चल क्या रहा था। तभी वहाँ पर स्टेटस की ओर से उसे 50 ESP पॉइंट मिलता है, क्योंकि उसने कॉर्पोरेट एंड को मारा था। अब यहाँ पर सेजुन कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे कुछ आवाज़ तो आ रही थी। तभी यहाँ पर किंग सेजुन को कहता है कि डैड पीछे मुड़ के देखो, कुछ तो चल रहा है। जब सेजुन पीछे मुड़ कर देखता है तब उसे मालूम पड़ता है इस जैसे पेड़ के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुके थे। ये इस बड़े पेड़ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 68 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो क्रैंच एंड की स्मॉल ब्रांच होते हैं उन्होंने हमला कर दिया था। अब ये देख के सेजुन और बाकी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेजुन कहता है कि ये तो वैसे ही दिख रहा है जैसे कि हमने अभी अभी एक बड़े वाले पेड़ को मारा था। जबकि वो दो ग्रे रेबिट से कहता है कि बाकी के जितने सारे रेबिट है जो यहाँ पर फाइट कर सकते हैं उन्हें जल्दी यहाँ पर बुला के लाओ, उनकी मदद की यहाँ पर सख्त जरूरत है। अब वो दोनों जल्दबाजी में यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें किंग को देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो अपने पंजे को नुकीला करते हुए एक जोरदार दहाड़ मार के उछल जाता है उन ब्रांच के ऊपर। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किंग एक एक करके उन ब्रांच को पूरी तरीके से नोच के खत्म कर रहा था। दूसरी तरफ सेजुन भी अपने छोटे से हथियार लेके उनके ऊपर मार रहा था। जब सेजुन अपने छोटे डेगर से इन ब्रांच को खत्म कर रहा था तब उसे देखने को मिलता है कि उस ब्रांच के अंदर से कुछ काला लिक्विड निकल रहा था, लेकिन उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये ब्रांच आ कहाँ से रहे हैं। तब वो देखता है कि बाकी के जो रेबिट थे वो सारे रेबिट को यहाँ पर लेके आए थे और सब रेबिट यहाँ पर रेडी थे। सेजुन उनको कमांड देता है कि जितने सारे यहाँ पर ब्रांच है उसे खत्म कर दो और उन्हें धर दो बोचो। यहाँ पर ये लोग फील्ड के बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर ब्लैक रेबिट आता है और अपने हथियार को समन करते हुए कहता है कि मैं एक वॉरियर रेबिट हूँ और अब देखो मेरा कमाल, मेरा स्किल कितना पावरफुल है और अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने पावर को दिखाऊं। और एक एक करके उसने एक साथ ही बहुत सारे ब्रांच को खत्म कर दिया था, जिसे देखकर सेजुन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता है ब्लैक रेबिट तुम तो सचमुच के बहुत ज्यादा ऑसम हो। ब्लैक रेबिट भी यहाँ पर एक स्टाइल से हैंडसम सा पोज मारता है, जिसके बाद वो फिर से अपना काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसको देखने को मिलता है उसे पीछे से एक ब्रांच उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब जैसे वो उसे मारने जाता हमें देखने को मिलता है कि पीछे से किसी और ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया था और हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो कटाना रेबिट था। कटाना रेबिट एक साथ बहुत सारे ब्रांच को खत्म कर देता है।
अब ये देख के ब्लैक रेबिट बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है उससे, लेकिन कटाना रेबिट ब्लैक रेबिट से कहता है कि तुम साइड से अटैक मत किया करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे ब्लैक रेबिट को भी बात समझ में आती है। जबकि थोड़ी देर में हमें देखने को मिलता है कि जितने सारे और रेबिट थे यहाँ पर सब आ जाते अपने अपने हथियार को लेकर और उन सब पर अटैक कर देते। उसके साथ में यहाँ पर हनी भी, पॉइजन हनी भी, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन सब कुछ यहाँ पर आ चुकी थी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग मिल के उन ब्रांच के साथ लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर छोटा सा महासंग्राम चल रहा था। सेजुन सबको बताता है उनके बीच में जाके अटैक करो। उनके बीच में एक पॉइंट होता है जिस वजह से वो लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक रेबिट चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल तुम्हारे पीछे देखो, और हमें देखने को मिलता है कि सेजुन के पीछे बहुत बड़ा ब्रांच का जो बड़े बड़े वर्जन होते हैं वो आ चुके थे और ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। अब सेजुन देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ में कुछ भी नहीं आता कि वो करे क्या, लेकिन वो जो ब्रांच होते हैं उन लोगों ने सेजुन उनकी टीम के ऊपर हमला कर दिया था जिस वजह से उन लोग यहाँ से भागना पड़ रहा था। अब ये लोग अपनी जान बचा कर भाग रहे थे। तभी यहाँ पर कैंग आता और कहता है कि मेरी डैड को कोई हाथ नहीं लगा सकता और जाकर उस बड़ी ब्रांच के आगे लड़ाई के लिए भिड़ जाता है। यहाँ पर कैंग उसके साथ लड़ाई करते हुए कहता है कि तुम मेरे डैड को हाथ नहीं लगा सकते, उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सेजुन उससे कहता है कि कैंग तुम अपने इस स्ट्रेंथ के साथ एक एक करके इतने सारे लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकती क्योंकि तादाद में बहुत ज्यादा है और तुम्हारी एनर्जी भी कम पड़ जाएगी। लेकिन वो सोच रहा था यहाँ पर करे तो करे क्या, क्योंकि कैंग की मॉम भी अभी पेट्रोलिंग में निकली है, वो भी थियो के साथ। अगर उसको बुलाया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट चला जाएगा और वो लोग आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो है नहीं उनके पास। और मिंडर किंग के पास भी वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि मिंडर किंग भी माउंटेन के उस पार रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांच का पेड़ आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो सबसे बड़ा हाई लेवल का होता है। अब वो ब्रांच से जिनको मारने वाला होता है तभी पीछे से मिंडर किंग आकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। सेजुन यहाँ पर हैरान था और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मिंडर किंग था। मिंडर किंग सेजुन से पूछता है क्या सेजुन यहाँ पर ठीक है, और वो सेजुन को बताता है कि सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं तुम्हारी लड़ाई में साथ देने के लिए। सेजुन जब पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि यहाँ पर ऑक्स 3, 4 और बाकी के सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे। सेजुन देख के काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसे देखने को मिलता है कि कैंग की मॉम भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे और सेजुन के फील्ड को खराब करने की कोशिश कैसे की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिंडर किंग जब कैंग के मॉम को देखता है तो सेजुन से कहता है कि कैंग की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है, लगता है इनको छोड़ेगी नहीं। तब सेजुन उससे पूछता है कि मिंडर किंग को कैसे पता चला कि यहाँ पर हम लोग मुसीबत में पड़े हैं। तब टावर मैनेजर सेजुन को बताती है कि उसने सब लोगों को इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, इसलिए सब लोग यहाँ पर जल्दी से आ गए। जैसे मुझे पता चला कि ये जो एंड ब्रांच है वो लोग तुम्हारे पास आ रहे हो जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने रेड जायंट बीआर और मिंडर किंग को इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुंच जाए। सेजुन मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो भी आंख बंद करके। सेजुन एलिन की बात सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और सबको कमांड देता है कि ठीक है सारे लोग रेडी हो जाओ अपने फील्ड को बचाने के लिए, और अगर हमारा फील्ड अच्छी तरीके से बच जाएगा तो मैं सबको एक अच्छा सा फूड खिलाऊंगा। अब फूड का नाम सुन के सारे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है फिर खाना के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। और वो खाना का नाम लेते हुए सारे लोग मिलके उन ब्रांच के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 67 फ्लोर का लीजा डेंस फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वर वुल्फ और थियो यहाँ पर एक साथ आए थे। थियो अब यहाँ पर आके सिल्वर वुल्फ से पूछता है कि तुमने मुझे बताया नहीं है कि ये जगह बहुत ज्यादा खाली और सुनसान पड़ी है, ये जगह तो बहुत ज्यादा रूखी सूखी है। तब सिल्वर वुल्फ थियो को बताता है कि जहाँ जहाँ पर रेड लोटस ने हमला किया था उस जगह का सारे घास खत्म हो चुके थे, जिस वजह से यहाँ पर घास नहीं उग पाए और घास ना उगने की वजह से ये जगह बहुत ज्यादा बंजर हो चुकी है और ऐसा दिख रही है और यहाँ पर फसल उगाई भी नहीं जा रही थी। थियो कहता तब तो ये बहुत ज्यादा स्कैरी है, इतना खतरनाक जगह कैसे हो सकता है। तब जाकर उसे देखने को मिलता है कि कुछ सिल्वर वुल्फ के बच्चे यहाँ पर लकड़ियाँ बीन रहे थे और पत्थर को साफ सफाई करके एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। थियो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर रेड लोटस को कलेक्ट नहीं कर रहे हो जो कि यहाँ पर मरे पड़े थे। थियो कहता है कि हमारी बात हुई थी कि हम लोग रेड लोटस को यहाँ पर ले जाएंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर कौन से काम कर रहे हो। तब एक सिल्वर वुल्फ कहता है कि लीजर मैंने कहा था कि हमें ये जगह को साफ करनी है क्योंकि वो लोग दूसरे रेड लोटस के साथ लड़ाई करे जिस वजह से वो लोग यहाँ पर आ नहीं सकते और यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसानों की शॉर्टेज है, माने काम करने वाले लोगों की। तब थियो उनसे पूछता है तो ये सब काम करने के लिए क्या उनको पैसे भी मिलते हैं। तब वो कहता है कि नहीं, हमें इस काम के लिए कोई भी पैसे नहीं मिलते, हमें ऐसे ही काम करना पड़ता है। तब ये बात सुनकर थियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, तुम लोग ऐसे ही फ्री में कैसे काम कर सकते हो। और वो गुस्से में कहीं पर जाने लगता है। ये देखकर सिल्वर वुल्फ से पूछता है कि तुम मेरे जा कहाँ रही हो, हमें अभी बहुत सारा काम है। लेकिन थियो ऐसे कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम मुझे फॉलो करो, हमें उस जगह पर जाना ही पड़ेगा।
सिल्वर पूछता है लेकिन हमें कहाँ जाना पड़ेगा। थियो उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, जो इन लोगों ने उतना सारा काम करा है उसका पैसे लेने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि थियो पहुंच चुका था लीजर के एरिया में और वो जाके गार्ड से पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ है। तब वो जो गेट कीपर लीजर था वो उसे कहता है कि कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता, ये रूल के खिलाफ है और सख्त मना है यहाँ पर जाने के लिए। तब इस बात से थियो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उस लीडर से कहता है कि मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ जो तुम मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हो, तुम लोना को बुलाओ या फिर किसी और को बुलाओ, क्योंकि मुझे तो अंदर जाना ही जाना है। तब वो गार्ड लीजर उसे कहता है कि लोना अभी काफी ज्यादा बिजी है इसलिए वो बाहर नहीं आ सकती, तुम यहाँ पर इंतजार करो, जब उसे मिलना होगा तो वो मिल जाएगी। तब ये बात सुनकर थियो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे इमोशनल वे में कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता थियो और लोना के बीच में कितना ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है, तुम्हें नहीं पता होगा कि किस तरीके का रिलेशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है, लाइक टॉम एंड जेरी। लेकिन अब कोर्स इसकी बात सुनकर सारे लीजर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक बिल्ले के साथ एक चूहे का रिलेशन कैसा हो सकता है। अब सारे लोग थियो की बात पर हंस रहे थे, जिसे देख कर थियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यहाँ पर सिल्वर उल्फ जो होता है वो सोच रहा था कि अब ये बिल्ला कौन सा कांड करने वाला है, क्या ये अपनी मजाक उड़ाने वाला है यहाँ पर। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। अब सारे लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे और उसकी मजाक उड़ा रहे थे। तब यहाँ पर सिल्वर उल्फ थियो से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तब थियो से पूछता है क्यों, क्या हो गया, मैंने तो सब सही बोला, सब लोग इतने हैरान और चौंक क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो मैं हूँ सेजुन का अंडरलिंग। उसके बाद लोना आई, लोना भी समझ लो उसकी सेवक भी है, उसने सेजुन के सामने अपना सर झुकाया, जिसके बाद सेजुन के साथ उसकी बॉन्डिंग बन गई और मैं भी और लोना भी दोनों सेजुन के साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग है, तो समझ लो हम दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप हुआ कि नहीं, क्योंकि हम दोनों ने सेजुन के सामने सर झुकाया है। और वो सबको ये बताता है कि ये सच बात है कि हम दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है। अब ये सुनकर सिल्वर उल्फ को जो होते हैं वो पसीने छूट जाते हैं और बाकी के लोग भी बहुत सारे गप्पे सप्पे लड़ाने लगते हैं कि देखे तो कि क्या बात कर रहा है बिल्ला। अब ये बात सुन के अंदर से लोना चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहती है कि बंद करो अपना बकवास और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना भी बंद करो, तुम क्या बातें करे जा रहे हो। जबकि यहाँ पर थियो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि लोना किस बारे में बात कर रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि टेंट के अंदर सारे लोग बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर लोना सबके साथ मीटिंग कर रही होती है और सबको बता रही होती है कि ये लोग यहाँ पर मीटिंग इसलिए बैठाए क्योंकि वो लोग रेड लोटस के बारे में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि रेड लोटस फिर से अटैक कर दी दूसरी लोकेशन में और अगले लाल टिट्टियों कहाँ पर अटैक करेगी, इसके लिए हमें कुछ जांच पड़ताल करके हमें थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर थियो लोना से कहता है कि वो यहाँ पर कुछ काम के लिए आया है। थियो को कुछ यहाँ से बातचीत करनी है। लोना उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। वैसे तुम्हें बता दूं, हम लोग यहाँ पर पैसे कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग ग्रीन अनियन जो ब्लेड है वो खरीद सके। तब जाकर थियो लोना से कहता है कि वो इसलिए यहाँ पर नहीं आया है, वो यहाँ पर कुछ और काम के लिए आया है। उसे जानना था कि जो सिल्वर उल्फ है वो यहाँ पर फ्री पर क्यों काम कर रहे हैं। वो लोग सिल्वर उल्फ जो गड्ढे है वहाँ पर बहुत गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग गंदगी फ्री में साफ कर रहे हैं, उनको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। बात यहाँ पर बस रेड लोटस की बॉडीज उठाने की हुई थी और वहाँ पर साफ सफाई करने की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग कुछ अलग ही काम कर रहे हैं और ऊपर से लोग फ्री में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अब ये बात जानकर जो लीजर मैन होता है यानी कि उनका जो लीडर होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है। तब वो अपने मंत्री से पूछता है तो उसका मंत्री उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा से फील्ड में बिजी था, जो कि बहुत ज़्यादा फाइट के दौरान मुझे कुछ भी पता नहीं होता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब लोना उसको बहुत ज़्यादा घूर के देख रही थी। इस बात वो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था और वो लोना से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि देखो हम लोग लीजर मैन है जो कि हमेशा बैटल फील्ड में बिजी रहते थे, इसलिए मुझे घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर जो बच्चे मतलब यंग बच्चे थे और जो ओल्ड होते थे जो कि कोई भी काम में नहीं आते थे यानी कि लड़ाई नहीं कर सकते, उनको ही हम बस रखते थे ताकि ये लोग सफाई कर सके। और हमने उनको बस ऐसे ही नहीं छोड़ा था, हमने उनको हेल्प के लिए पूछा भी था। तब थियो उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, अब उन लोगों ने इतना सारा काम कर दिया है इसलिए तुम लोग उनको अच्छा सा रकम दोगे और बहुत अच्छा खासा भारी भरकम पैसे भी दोगे, क्योंकि पहले का काम और अभी का काम जितना हो रहा है उनके ओवर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इतना ओवरलोड करने के लिए उनको पैसे तो मिलनी चाहिए। ये बात सुनकर लीजरमैन के पसीने छूट जाते हैं और वो थियो से कहता है कि तो फिर हमें कितना देना पड़ेगा उनको। इस बात पर थियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लीजरमैन को ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे अंडरलिंग के ऊपर काम करने वाले मेरे बच्चों को तुमने काम पर रखा, वो भी फ्री में, इसके लिए तो तुम्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। अब जितने सारे यहाँ पर उल्फ काम कर रहे हैं उनके एक एक के ऊपर तुम 100 टावर कॉइन दोगे उनके काम के लिए। अब ये बात सुनकर लीजरमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए थियो को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो एक करप्ट मर्चेंट हो, तुम चाहते क्या हो कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लोना टोरोसिस यानी कि जो लीजर मैन होता है उनका लीडर का नाम टोरो होता है, वो टोरो को चिल्लाते हुए कहती है कि ध्यान से
ये जो बंदा है वो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का अंडरलिंग है, यानी कि उसका वफादार सेवक और साथी। तुम प्लीज ये मत भूलो कि उसकी वजह से हमें ये जमीन हासिल करने का मौका मिला। 67 फ्लोर ऐसे ही हमें नहीं मिल गई, हमें इसके लिए बहुत सारे कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े और ये सब हुआ इनकी वजह से। सो तुम अभी यहाँ पर अपने जमान को संभालो और हमें ग्रीन अनियन भी अभी खरीदना है, तो इस बात का तुम जरा सा ध्यान रखना। थियो टोरो यानी कि लेजरमैन से कहता है कि ये ठीक कह रही है, बिना थियो के ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थियो जो कि ब्लैक ड्रैगन का सबसे बड़ा वफादार है और उनके साथी है, तो अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा तो ब्लैक ड्रैगन भी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। ये ऑरेंज कैट बहुत काम की है, तो मेरी बात सुनो। ये जगह पर बहुत सारी ऐसी भी मुसीबत खड़ी हो रखी है, तो मेरी बात को ध्यान से रखना और जितनी सारे तुम्हें पे करना होगा उन्हें चुपचाप से पे कर दो, क्योंकि बिना पे किए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर तुमने उनको पे नहीं किया तो मैं तुम्हारा एक भी काम नहीं करने वाला, तो याद रखना मेरी बात। अभी बात सुनकर जो कैप्टन टोरो होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसको मनाने के लिए उसका जो साथी होता है उसको शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अभी मौका नहीं है कि वो लोग इस बात पर लड़ाई करे। तब जाके टोरो को बात समझ में आती है और वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं उनको प्राइज देने के लिए तैयार था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता हमें देखने को मिलता है कि थियो थैली में भर के बहुत सारे टावर को लेके आ रहा था और वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने जो चाहा था उसे मिल गया। जबकि उसके पास जितने सारे टावर कॉइन थे वो सिल्वर वुल्फ को दे रहा था और कहता है कि तुम इसे रखो, इसे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो सिल्वर वुल्फ होता है वो उसे लेने के लिए मना कर देता है और कहता है कि हम लोगों के पास अभी बहुत सारे खाने और सामान आ गए पैसे के लिए, और रेड लोटस को बेचने के बाद उनके पास इनफ पैसे तो आ ही जाते हैं जो कि और लोग गुजारा कर सकते हैं, तो इसकी उसे कोई भी जरूरत नहीं है। तब थियो थैले से टावर को निकालते हुए सिल्वर वुल्फ से कहता है कि देखो, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे धोखेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ धोखेबाजी करना यानी कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के साथ भी सेम वैसे ही पेश आना होगा जैसे कि तुम उसकी परवाही नहीं करते। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का पैसा दे रहा हूँ, अपने साथ धोखेबाजी मत करो, और जो पैसे तुम कमा रहे हो उसको अपने आप से पैसे ले लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उन्हें पैसे भी लेने का पूरा हक है। अब इस बात पर सिल्वर भी ज्यादा बातें और बहस नहीं करता और वो सीधा सीधा बात मान जाता है और पैसे लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। जबकि थियो लोना को थैंक यू कहता है उसकी साइड लेने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पर लोना नहीं बातचीत करती तो शायद मामला थोड़ा सा और बिगड़ जाता। अब लोना उससे माफी मांगते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं था इस बारे में कि ये सब हो रहा है, इसलिए उसके उस चीज को लेकर कोई भी आइडिया नहीं था। वो तो बस उनके साथ कमांड में काम कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर थियो एल्का को कहता है कि एल्का 99 फ्लोर पर चला जाए, क्योंकि थियो को भी 38 फ्लोर पर जाना है और वो अकेले ही चला जाएगा। अब यहाँ पर लोना थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। वो सोच रही थी कि जो लेजर मैन होते हैं वो अपनी चीजों को ना देने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो दूसरों से काम तो करा लेते हैं लेकिन वो अपनी चीज़ों को कभी नहीं देते। लेकिन एक थियो जो कि एक वंडरिंग मर्चेंट कैट है और वो अपने आप को ब्लैक ड्रैगन का अधीन कहता है, उसने किस तरीके से ब्लैक ड्रैगन का नाम लेकर उसका नेम और फेम का यूज करके उन सारे पैसों को हासिल किया, वो भी लिजर्ड मैन से। एक दिन ये बात जाके बहुत ज्यादा विस्फोट होगा, तब जाके देखा जाएगा कि ये सब माजरा क्या चल रहा है, लेकिन वाकई में थियो कमाल का है। ये बात तो पता नहीं कि इसके आगे पीछे कौन है, लेकिन एक बात तो तय है कि थियो काम बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने इसको सेल्फी सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और रहा सवाल ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का, तो ये बहुत बड़ा नाम है, इस नाम का इस्तेमाल करके जितने सारे काम होते हैं सब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नाम है और इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, और ये नाम इतना ज़्यादा बड़ा है कि इससे बढ़कर अब क्या ही हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि टावर बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है, और अगर गलत लोगों का हाथों में ये चला गया तो यहाँ पर खाने की भूखमरी चलने लगेगी और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिना खाए मर जाएंगे। टावर को ठीक करने के लिए यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक सही लोगों के हाथों में इसका जो विचार है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गंदे लोगों के हाथों में इनका न्याय चला गया तो सब लोग ऐसे ही बर्बाद चले जाएंगे। लेकिन अभी जो अथॉरिटी चल रही है वो टावर के अंदर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही है। लेकिन इस अंडरिंग मर्चेंट कैट के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा शक है, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरे कुछ साथी इसके ऊपर नज़र रखेंगे ताकि अंडरिंग मर्चेंट कैट कुछ घोटाला तो नहीं कर रहा होगा। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो लोना से कहता है कि अब उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अब लोग यहाँ से लीव ले और वो लोग फिर से दोबारा ज़रूर मिलेंगे। लोना उससे कहती है कि तुम सचमुच में जा रहे हो? थियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। और जिसके बाद वो लोग बाय शेयर करते हैं। लेकिन लोना सोच रही थी कि रूमर तो रूमर होता है और थियो को बदनाम करने के लिए बहुत सारे रूमर फैलेंगे। अगर थियो सचमुच का अच्छा इंसान है तो उसको बदनाम करने के लिए बहुत सारे अफवाहें फैलेगी।
बहुत सारी स्टोरी और तरह तरह की बातें बनाई जाएगी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ थियो एक दिन बहुत ही अच्छा एक वंडरिंग मर्चेंट कैट बनेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट टू तरह में सेजुन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको स्टेटस बता रही होती है कि सेजुन ने लेवल 22 कर दिया है और उसका जो एक्सपी पॉइंट है उसका बोनस पॉइंट 1 बढ़ चुका है। अब सेजुन एक जगह पर बैठा हुआ था और वो कहता है कि मैंने तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस बैठ कर थोड़ा सा आराम कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने लेवल 22 कर रखा है। जब सेजुन सामने की ओर देखता है तो हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग मिलकर इस फील्ड को क्लीन कर रहे थे, क्योंकि पहले की लड़ाई से सब जगह खराब हो चुकी थी। वैसे ही जगह क्लीन करने में टाइम तो थोड़ा सा लगा था, लेकिन अब जाके सफाई दिख रहा है। और वैसे बाकी के सारे लोग इतना ज़्यादा जोश में आ गए थे कि लड़ाई कर करके वो लोगों ने एक झटके में सबको ख़त्म कर दिया। कैंग कैंग की मॉम, मॉन्टर किंग और बाकी सारे जितने लोग थे सारे ने मिलकर इतना जोरदार हमला किया कि सब एक झटके में ख़त्म हो गया। यहाँ पर कैंग कहता है कि डैड देखो, आपको बचाने के लिए मैंने इसको भी मारा था, यहाँ पर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सीजू से थैंक यू कहता है और कहता है कि हाँ, तुम ही लोगों की वजह से मेरा लेवल अप हो रखा है। कैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उनको ख़त्म करूँगा और आएंगे तो और भी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊँगा। सेजुन उन सबको इकट्ठा करने के लिए बोल रहा था जो लकड़ियाँ अब बर्बाद हो चुकी थी, यानी कि जो मर चुके थे। अब वो उनसे कहता है कि देखो, हम लोगों को इंसान है और हमें यहाँ पर कभी भी कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें हर डिजास्टर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें सब चीज़ों के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो कॉर्प को बड़े वाले एंड को देख रहा था, जो कि बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसके अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। सेवन उसको देखते हुए कहता है कि इस क्रॉप का अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, लेकिन क्या वही मॉन्स्टर है जो कि वेस्टर्न फॉरेस्ट की ओर रहते हैं, जिसके बारे में ऑक्सरी ने बताया था कभी। तब यहाँ पर कैंग के मॉम सेजन को बताते हैं कि हाँ बिल्कुल वही लोग हो, लेकिन ये लोग आज से पहले कभी भी हमारे एरिया में नहीं आए थे। बट रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग हमारे एरिया में घुस बैठ कर बैठे और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। इस वजह से ये लोग हमारे एरिया को बहुत ज़्यादा डीप में पहुंच गए थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा कुछ कांड हो जाएगा। और वो ब्रांच को खा रही थी, तब सीजन से पूछता है क्या तुम इस लकड़ी को खा रही हो, तुम्हें ये क्या पसंद है, ये क्या टेस्टी लग रहा है तुमको। अब कैंग की मॉम सेजन से माफ़ी मांगती है कि उसने अच्छे से पेट्रोलिंग नहीं किया, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ चुके थे। तब सेजन से मना करता है कि तुम सॉरी मत बोलो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा टेक केयर किया है और सारी चीज़ों को अकेले संभाल लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और सेजन उससे कहता है कि अब जो मधुमक्खियाँ यानी कि पॉइजन 2 और 3 जो जनरेशन के पॉइजन भी है उनकी संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो सेजन उनसे कहकर कैंग की मॉम के लिए उनको कह देगा ताकि वो लोग कैंग की मॉम की हेल्प कर सके। अब ये सुनकर कैंग की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर सोच में पड़ जाता है और कहता है वो सब तो ठीक था, लेकिन जो कॉर्पोरेट एंड थी यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, क्या उनको यहाँ पर आने का कोई रीज़न था, और अगर यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर तबाही मचाने की क्या ज़रूरत है, क्या वो लोग कुछ यहाँ पर बताना चाह रही थी, और अगर कुछ बात है तो इसका मतलब क्या है, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब टावर मैनेजर उससे बता रही थी कि जो कॉर्पोरेट एंड होते हैं वो एक वायरस की तरह होते हैं, नो मैटर तुम चाहे कितना भी उनको मार लो या फिर ख़त्म कर लो, किसी न किसी वजह से फिर से बढ़ जाएंगे और इतना ज़्यादा तब्दाल में बढ़ेंगे कि उनकी पावर और भी ज़्यादा हो जाती है और वो लोग बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग और भी ज़्यादा तादाद में बढ़ के आक्रमण करने लगते हैं। लेकिन एक बात तो है, जब ये बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये वायरस इन्हीं पेड़ को चुनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छा होता है, जिसके बाद वो पेड़ उनकी पावर को सोख लेते हैं। इसी वजह से जो 99 फ्लोर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेड़ है वो सारे मुरझा रहे हैं और ख़त्म हो रहे धीरे धीरे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उन लोगों को छेड़ा ना जाए और उन्हें गंदगी ना दिखाई जाए तो लोग बहुत ही आराम से बहुत टाइम के लिए सो जाते हैं और लोग मूवमेंट नहीं करते हैं। और वो बुक पढ़ते हुए कहती है कि लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग अचानक से उठ कैसे गए, क्या रीज़न हो सकता है इसका। सेजुन, क्या इसके बारे में तुम्हें कोई भी आइडिया है। अब सेजुन सोचने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे वैसे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है, क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा चेरी टमाटो और बहुत ज़्यादा क्रॉप्स प्लांट हो गए इसी वजह से। तब जाकर उसके ध्यान में आता है और कहता है मैं तो भूल ही गया था, हम लोग फाइट के बाद तो कुछ खाए नहीं, क्या तुम लोग कुछ खाना चाहोगे। जिसके बाद कैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा भूखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि सीजन अपने न्यू वाले घर में अपने किचन में बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रहा था, जिसके बाद वो लोग सब जगह पर सर्व कर रहे थे खाना। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सारे लोग मिलकर यहाँ पर सेजुन का बनाया हुआ खाना एंजॉय कर रहे थे। सेजुन भी काफ़ी एंजॉय करता है, जब सेजुन मिंटो और किंग को वहाँ पर कुछ खाने के लिए देता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है
ऊपर से उसने इनको भी कुछ पके हुए फिश देता है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तब जाकर सेजुन देखता है कि कैंग की मॉम बहुत ज़्यादा उदास लगती है। कैंग उसको दिखा रहा था कि उसकी मॉम बहुत उदास है। तब सेजुन कैंग की मॉम के पास जाता है और कैंग की मॉम से पूछता है कि बात क्या है। लेकिन सेजुन के पास समझ में आ गई थी कैंग की मॉम को खाना बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा था। तब सेजुन कैंग की मॉम से कहता है कि चिंता मत करो, देखो तुम्हारे सामने क्या है। तब जाके कैंग की मॉम देखती है कि यहाँ पर सिल्वर वुल्फ अपने साथ बहुत सारे रेड लेटॉस को लेके आया था, जिसे देख कर कैंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सिल्वर वुल्फ से थैंक यू कहती है और उसे खाने लगती है। तब सेजुन को चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब रेबिट सब चिल्ला रहे थे। जब सेजुन के पास जाता है तो वो देखता है कि रेबिट मॉम बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और रेबिट और उसके केयर कर रहे थे। तब सेजुन चिल्ला कर उठता है और कहता है कि नहीं, ऐसा मत बोलो कि अब रेबिट मॉम फिर से बेबी को डिलीवर करने वाली है। सारे लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। अब सेजुन से कहता है कि केब में जाने का टाइम नहीं है, चलो मेरे कमरे में ले चलो और उसके लिए कुछ फूफी भी लेके आओ क्योंकि इसके लिए काफ़ी होगा। सब लोग आराम से बैठ जाओ और चुपचाप बैठे रहो। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थोड़ी देर बाद में वो बेबी आ चुके थे। सेजुन दरवाज़ा खोलता है, उसे देखने को मिलता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। तब जाकर सेजुन उस रेबिट बेबी को सबको दिखाता है और कहता है कि देखो ये थर्ड ग्रुप है बेबी रेबिट का, जिसे देख के सारे लोगों के चेहरे पर बहुत अच्छा मुस्कान छा जाती है क्योंकि ये बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है।